हाय विवन, आप सभी को मैं वेलकम करता हूं हमारे इस 3 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर के मेरे वीडियो सेशन में। करंट अफेयर की क्लासेस अभी मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूं सो दैट कि आप अपने हिसाब से फटाफट से अपने सेशन को अपनी मनचाही स्पीड पर देखकर उस सेशन के अंदर दी गई जानकारियों को यूज कर सके। तो चलिए अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 जनवरी 2025 के दिन का ये करंट अफेयर डिस्कशन होगा। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए इस सेशन के अंदर क्या है। मेरा एप्लीकेशन ED24 जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, मैंने इस ऐप पर प्रोवाइड करी हुई है। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम जहां पर आप लोगों से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्पिटिटिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की लॉजिकल रीजनिंग या फिर कंप्लीट जीके जीएस जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर जैसी चीजें पूछी जाती हैं, ये मेरे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ 4 कोर्सेज ही नहीं है मेरे ऐप पर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप एक बार एक्सप्लोर करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन्हें यूज करना है या नहीं करना है। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल सवाल को पढ़ते हैं। एक बार मैं कलम अपनी यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूं। तो भारत ने किस पहल की शुरुआत के माध्यम से अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया? देखो, एक्चुअली में न्यूज निकल कर आई थी कि इंडिया का ना एक इनिशिएटिव सामने आया जिसको कहा गया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो आप लोगों को पता है कि काफी टाइम से हमारे देश की जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज किस फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में, उसको इनहेंस करने का भारत के अंदर काफी कमिटमेंट चल रहा है। और उसी को बढ़ाने के लिए इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन किया गया है। एक्चुअली में इसको अनाउंस किया गया था नवंबर 25 2024 को, लेकिन इस इनिशिएटिव का पहला फेज शुरू हुआ है आपका 1 जनवरी 2025 से। तो इस स्कीम के अंदर क्या होगा, किस पर ये अपना उद्देश्य निर्धारित करेंगे? तो देखो, हमारे देश के अंदर जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं अक्रॉस द कंट्री, जो कि स्पेशली सरकारी संस्थानों से संबंध रखते हैं, उन लोगों को हमारे देश के अंदर लगभग 13,000 स्कॉलरली जर्नल्स का एक्सेस दिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर जी ये स्कॉलरली जर्नल्स क्या होते हैं? तो देखो, होता क्या है, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के इतने बड़े नंबर में जर्नल्स अगर हमारे देश के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं प्राप्त होंगे तो वो ये नहीं करेंगे कि उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई ऑलरेडी स्टडी को पढ़ के अपने माइंडसेट को और ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। तो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि हमारे देश के अंदर अब बड़ी बड़ी कॉलेजेस में प्रोवाइड कराया जाएगा। चलो, ये बातें तो रही आपकी। ONOS इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए, ये भी मैंने एक सवाल के रूप में चीज पूछ ली। आप लोगों से कल को ये सवाल पूछा जा सकता है कि इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है उसकी मैनेजिंग अथॉरिटी कौन सी है? तो आप यहाँ पर इन्फ्लिबनेट को याद रखिएगा, ठीक है। इन्फ्लिबनेट इसकी मैनेजिंग अथॉरिटी है। और ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने कुछ टाइम पहले हमारा एक ना देश के अंदर ग्लोबल रिसर्च लीडर क्षेत्र में देश को आप पहुंचाएं, उसको लेकर एक इन्विजन भारत में किया गया था। वो कौन सा है? विकसित भारत। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं विकसित भारत @2047। तो हमारे देश के अंदर ये विजन कुछ टाइम से बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है कि 2047 तक हमारे देश के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जितने भी अलग अलग स्टडीज होंगी वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होनी चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला फेज 1 जनवरी 2025 से शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, संबंधित जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखेंगे, इधर आइए। डॉक्टर के एस मणिलाल जिनका हाल ही में निधन 1 जनवरी को केरला के त्रिशूर में हो गया, बताइए कि कौन से फील्ड से संबंधित है? आप लोग बोलोगे कि सर जी ऐसे तो कितने सारे हमारे देश के अंदर लोग हैं जिनकी ऑबिचुअरी न्यूज आती है, तो क्या इनके बारे में याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत फेमस बोटनिस्ट थे ये,
जीव विज्ञानी आप इनको कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी चुनूंगा कि बोटैनिस्ट या फिर बॉटनी के क्षेत्र में इनका हमारे देश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो इनकी डेथ हो गई, काफी टाइम से बीमार थे। और उसको लेकर अगर कल को आपके एग्जाम में इनका नाम पूछ लिया जाए तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनको फेमस इसलिए माना जाता है कि के.एस. मनीलाल ने ना 7th सेंचुरी में एक ना मैन्युस्क्रिप्ट पर अध्ययन किया था जो कि बॉटनी से संबंधित थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम अगर आप लोगों को याद रह जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये है हॉर्टस मालाबैरिकस। इसको लिखा गया था 17th सेंचुरी में। ये एंशिएंट एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसके अंदर बॉटनी से संबंधित कई सारे प्लांट स्पीशीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। अ, मानीलाल ने लगभग 19 नए प्लांट स्पीशीज को डिस्कवर भी किया है। ये एक इम्पोर्टेंट इनसे संबंधित आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इनके नाम पर ना एक और सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। बताइए कि आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन पहले वो एशियन कौन थे जिन्होंने रिसीव किया ऑरेंज नसाउ अवार्ड? ऑरेंज नसाउ अवार्ड। कल को मान लो कि ये सवाल आपसे आ गया ना तो आधे स्टूडेंट्स कंप्लेन करेंगे, बताओ कुछ भी पूछ ले रहे हैं, ये तो हमने अवार्ड के बारे में नहीं सुना है। तो ये अवार्ड का हमने रेफरेंस कहाँ से लिया है? क्योंकि एक पर्सनालिटी चर्चा में है। उन्होंने इसको हासिल करने के बाद एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि वो एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनके द्वारा इस अवार्ड को हासिल किया गया। ठीक है? तो इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर हमारे देश के अंदर। और एक और चीज़ अगर आपको याद रह सके कि 1999 में इन्हीं के.एस. मनीलाल जी को बोटैनिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। बोटैनिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। तो एक ये सवाल और ये न्यूज़ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है? चलिए आगे की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल को देखिए। कोरेगांव भीमा में मनाए जाने वाला 207वां शौर्य दिवस या फिर वीरता दिवस किस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है? पहली चीज आप लोगों को याद रखना है, इसको विलर डे भी बोला जाता है या फिर शौर्य दिन भी बोला जाता है। और ये 207वां शौर्य दिन है। इसको कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। कोरेगांव भीमा के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। देखो ये एक ऐतिहासिक इवेंट है जहां पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है जो अंग्रेजों की विक्ट्री थी ना पेशवा फोर्सेस पर, तब 1818 में उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। और सेलिब्रेशन काफी बड़े तौर पर होता है। एक हिस्टोरिकल इवेंट है तो हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है आप लोगों से कल को पूछ लिए जाए। एक सवाल अगर मैं आप लोगों से पूछूं वो है विजय पिलर। विजय पिलर, इसका नाम अगर आप लोगों को पूछा जाए तो ये विजय पिलर 1818 की अंग्रेजों की उस कोरेगांव के बैटल की जो अचीवमेंट है, जो उनका यू नो एक एक तरीके से उनका टारगेट अचीव करना था, उसको कमेमोरेट करता है। ठीक है? अब ये कोरेगांव, आपको पता है कोरेगांव भीमा क्या है? ये एक हिस्टोरिकल बैटल का इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है? शौर्य दिन की मैंने आप लोगों से यहाँ पर बात करी है। इसको हर साल कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, 1 जैन को मनाया जाता है। तो कल को अगर यही पूछ लें वो। ठीक है? और ठीक है, आगे बढ़ता है। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखता है। अगला सवाल पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। सवाल पूछता है कि 2024 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कितने प्रतिशत रिमार्केबल दोष सिद्धि दर प्राप्त करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल किया है? तो एक्चुअली में एनआईए की एक रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक इन्होंने बहुत बड़ा माइलस्टोन प्राप्त किया है कि इन्होंने ना 100% कन्विक्शन रेट हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक इस एजेंसी का ये जो कमिटमेंट होता है कि नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करेंगे, जस्टिस को डिलीवर करेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो एक अच्छा सवाल था कि न्यूज़ थी जिसमें इस तरीके की बातें आपके सामने निकल कर आई, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनआईए की बात हो रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, तो भारत की ये प्रीमियर काउंटर टेररिज्म बॉडी है। ठीक है? ऐसे ही कुछ और भी बॉडी आपने देखी होंगी। एक और बॉडी का मेरे को नाम याद आ रहा है, उल्फा वन।
इसके बारे में किसी को आइडिया है? ये है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये एक स्पेशलिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। खालिस्तानी के बारे में सभी को पता है, जो कि एक मूवमेंट है जहां पर वो सेपरेट सिख स्टेट की इंडिया के अंदर डिमांड करता है। और कोई सा, एक LWE के बारे में आपने सुना होगा। ये क्या चीज है? ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो भारत के अंदर जो माओइस्ट इंसर्जेंसी हुई थी, उसको ये शब्द दिया गया। ऐसे ही एक और आईडी यूज किया जाता है, ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर NIE का जिक्र हुआ है, तो आईडी ब्लास्ट नहीं कहता, आईडी ब्लास्ट हो गया। तो ये क्या है? एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक प्रकार का एक्सप्लोसिव है जिसको कभी कभी इंसर्जेंट टैंक्स के अंदर यूज किया जाता है। तो ये एक संबंधित जानकारी हमारे यहाँ से बनती है, जो कि ये लोग आपको कल को पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगेन, भारत ने 2019 के स्तर की तुलना में 2020 में अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? अब देखो, आप लोग बोलोगे कि सर जी 2025 चल रहा है यार, आप 2019 और 20 की बातें कर रहे हो। यार, इसकी रिपोर्ट अभी आई है, इसकी जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसमें जो तुलना हुई है वो अभी फाइनली आपका प्रकाशित हुआ है। तो इसमें 2019 की तुलना में 2020 के अंदर जो डिक्रीज किया गया, क्या डिक्रीज किया गया? गैस इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2019 के लेवल में वो किया गया 7.93 कम प्रतिशत में। तो एक इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के साथ साथ कार्बन इमिशन की ग्रोथ पर भी ध्यान देंगे कि भाई वो ना हो ज्यादा, और ऐसी इनिशिएटिव्स लेंगे जो कि कहीं ना कहीं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो एक गोल रहता है उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के लोकपाल द्वारा किस तिथि को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया है? देखो, लोकपाल के बारे में पहले भी मैंने चर्चा की है। लोकपाल जो देश का हमारे अंदर हम जिक्र करते हैं, वो एक नो जो अभी अभी लोकपाल है, आऊंगा मैं उनके ऊपर। तो इन्होंने ना हाल ही में एक डेट को डेजिग्नेट किया कि भाई इसको हम लोकपाल डे के रूप में बनाएंगे। तो मीटिंग हुई थी अभी 2024 के मार्च महीने में, और वहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई पहला जो कमेमोरेशन हम डे निर्धारित करेंगे वो करेंगे 16 जनवरी 2025 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो CJ आई है, कौन? संजीव खन्ना। ठीक है, तो संजीव खन्ना इसके चीफ गेस्ट रहेंगे इस आपके इवेंट के। और आप लोगों से हो सकता है कि ये भी पूछ लें कि इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर कराया जाना है। तो ये नई दिल्ली के अंदर कराया जाएगा, मैनेक्शो सेंटर के अंदर। तो सिग्निफिकेंस, अगर मैं आप लोगों से लोकपाल की पूछूं तो क्या हो जाएगा कि भाई जो लोकपाल भारत के अंदर स्थापित हुआ उस डे को ये मार्क करेगा। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई हम यहाँ पर ना देश के लोकपाल का जो रोल है उसकी अवेयरनेस प्रमोट करना चाहते हैं। हमारी गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। जो सरकारें हैं, जो गवर्नेंस होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करना चाहता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो ठीक है क्या चीज है लोकपाल? तो देखो, ये एक राष्ट्रीय लेवल संस्था है जो कि क्या करती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है, या फिर अगर किसी ने करप्शन किया होता है तो उसको एड्रेस करती है, अगर किसी भी पब्लिक ऑफिशियल ने किया है तो। ठीक है, आप ये मान लीजिएगा कि एक प्रकार से ना ये ओम्बड्समैन बॉडी का काम करती है कि अगर किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट आई है तो उस पर क्या करेंगे, ये एक तरीके से जांच करेंगे। ठीक है, 1960 की बात है जब ARC रिफॉर्म्स आए थे। अगर आप लोगों को याद होगा, ARC रिफॉर्म्स के बारे में पता है किसी को? विच स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो वहां पर इस ARC ने रिकमेंडेशन दी थी 1960 के अंदर के भाई देखो, लोकपाल और लोकायुक्त होना चाहिए। फिर लोकपाल बिल को 1968 के अंदर पास तो कर दिया गया था, लेकिन ये लैप्स हो गया था। ठीक है, फिर फाइनली बार बार इसको लाया जाता था और फाइनली ये लॉ बनता है कब? 2013 में, जब वो अन्ना हजारे जी वाला मूवमेंट चला था। ठीक है, तब इसको पास किया जाता है।
क्या है ये लोकपाल, इसके बारे में पता है किसी को? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, सिलेक्शन कमेटी के बारे में इस लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के अंदर क्या कहा गया था कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर देश के पीएम होने चाहिए, लोकसभा के स्पीकर होने चाहिए, ऑपोजिशन के जो लीडर है वो होने चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए इसके जूरिस्ट के रूप में, जो सेलेक्ट करेगा लोकपाल को। तो ये हो सकता है कि कल को आपसे पूछ लें कि बताइए कि लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, तो प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, ऑपोजिशन के लीडर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके जूरिस्ट के रूप में सिलेक्शन कमेटी के अंदर होता है। बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको लोकपाल से रिलेटेड पता होती हैं। और इसको स्थापित कब किया गया था? चलो एक्ट तो आपका 2013 वाला लेकर आया था, इसको स्थापित किया गया था जनवरी 16, 2014 को। इसीलिए जनवरी 16 को हम क्या बना रहे हैं? लोकपाल डे के रूप में बना रहे हैं। अन्ना हजारे जी के बारे में सभी को पता है, जो कि एक प्रोमिनेंट एंटी करप्शन एक्टिविस्ट रहे थे। एक्ट को लाया कब गया था वो मैंने अभी आपको बताया था, 2013 के अंदर लाया था। स्थापित कब करा गया था? 2014 में करा गया था। ठीक है। और याद रखेंगे, बाकी आसान है और कुछ इससे बनेगी बात तो आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना ठीक है। अगला सवाल। तो यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को एक हेडिंग लिखकर दिखाई है। वो हेडिंग क्या कह रही है? भारतीय नौसेना नए युद्धपोतों और पनडुब्बियों को शामिल करेगी, यानी कि इंडियन नेवी टू कमीशन न्यू वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स। अब इस पर देखो यार, कोई सवाल तो ऐसे क्रिएट नहीं कर सकता था मैं, लेकिन हाँ ये है कि ऐसी बातों पर क्या है ना, हम डिस्कशन जरूर कर सकते हैं जब हमारी डिफेंस एजेंसी के अंदर कोई नई डेवलपमेंट हो रही हो, किसी नए प्रकार की इनिशिएटिव पर बात हो रही हो। तो यहाँ पर इंडियन नेवी कुछ नए वॉरशिप और सबमरीन अगर ऐड कर रही है तो हम क्या बातें याद रख सकते हैं? आपको आइडिया लगेगा कि भाई हाँ, इस क्षेत्र में नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भी कुछ कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इन पर भी कुछ कुछ बातें चल रही हैं। ठीक है। जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। कौन सी कंपनी? आपकी मझगांव डॉकयार्ड। तो उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। तो इन्होंने कहा इंडियन नेवी ने कि भाई हम कैपेबिलिटीज बनाएंगे, हम कुछ एडवांस प्लेटफॉर्म्स लेकर आएंगे। कब से ये शुरू कर रहे हैं? जनवरी 15 से 2025 में इन चीजों को शुरू कर रहे हैं। ये जो वेसल्स जिनको ये शामिल कर रहे हैं, इनको कंस्ट्रक्ट कहां पर कराया जा रहा है? मैंने अभी आपको बताया, मझगांव शिप डॉकयार्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, कल को कुछ भी ये पूछ सकते हैं। और अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ। एक प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का चलो नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रोजेक्ट 15B। इसके बारे में किसी ने सुना है? तो इसके अंदर ना कुछ एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स हैं। आप लोग बताइए कि इसको, इसके ये जो एडवांस डिस्ट्रॉयर इसके अंदर शामिल किए गए हैं वो किसके जैसे? एक सूरत डिस्ट्रॉयर के बारे में मैंने बात करी थी ना, उसके जैसा है। ठीक है। ऐसे ही इनका एक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी पहले चर्चा हो चुकी है, 17A प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट क्लास का, मतलब पहला 17A प्रोजेक्ट का वॉरशिप रहेगा, उसका नाम आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, नीलगिरी। इस पर बातें हो चुकी हैं, आती रहती हैं। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में पता है, ये हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर में सबसे बड़ी कैटेगरीज में से एक नजर आता है, इसलिए इस पर चर्चा होने लगती है। चलिए आगे आइए। ब्लूबर्ड नामक इस देश का संचार उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च करने की योजना को बनाई जा रही है। तो हुआ क्या है, जो हमारा इसरो है, जिसको आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो एक अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको हमारा इसरो लॉन्च करने जा रहा है। तो ये पहली बार है कि एक अमेरिकन कंपनी इंडियन रॉकेट को यूज कर रही है अपनी इतनी एडवांस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको फेब या फिर मार्च 2025 में शेड्यूल किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमारा इस तरीके से नाम, हमारे इसरो का नाम यूज होता है और उसकी चर्चा होती है। ठीक है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखता है।
इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर एग्रीमेंट अपडेट। अब देखो, अपडेट को लेकर तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई बहुत खतरनाक अपडेट होगा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ बात हुई है तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है वो। तो इंडिया और पाकिस्तान ने ना कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी, और ये सालाना होती है कि जहाँ तुम्हारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस किस किस प्रकार से चल रही हैं, उसके अंदर जो भी इनके पॉइंट्स रहते हैं उनको ये एक्सचेंज करता है। तो इनका एक एग्रीमेंट हुआ था, ये सालाना इनका एक्सचेंज होना बनता है। और लगभग 3 सदियों से ये अपना सालाना इन न्यूक्लियर जो भी डिटेल्स है उनको साझा करता है। म- मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई दोनों कंट्री का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनके ऊपर अटैक वगैरह ना हो, उनको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, इस तरीके की बातें ये होती हैं। बायलिटरल एग्रीमेंट, अगर कल को ये पूछें कि इसको कब फोर्स में लाया गया, तो इसको लाया गया था जनवरी 27 1981 में, कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे। काफी अच्छी न्यूज बन जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड। अगला सवाल है, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 किस पुराने कानून का स्थान लेगा? अब देखो, कोई कानून पहले रहा हो हमारे देश के अंदर और उस कानून को बदलकर कोई नई चीज लाई जा रही हो, तो आप समझते हैं ना कि वो चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सवाल क्या पूछा है इन्होंने कि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 इन 4 विकल्प में से बताइए कि किसको रिप्लेस करेगा। तो ये रिप्लेस करेगा 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट को। अब आप बोलोगे कि सर जी चलो ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है इसके अंदर, आखिरकार क्यों रिप्लेस कर रहा है? तो ये जो नया एक्ट ये लेकर आ रहे हैं ना, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024, ये आपका एक प्रकार से ऐसे मान लीजिएगा कि जो यात्री होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं आपका एविएशन सेक्टर के जरिए, हवाई यात्राएं करते हैं, तो उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को बढ़ावा देगा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। वो कोई पुरानी चीज 1934 के एक्ट के जरिए चल रही थी, तो उसको इन्होंने यहाँ पर इस नाम से ये लेकर आए हैं, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के नाम से। इसको 1 जैन से इन्होंने चेंज कर दिया है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो आधुनिक जरूरतें हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके जरिए डिजाइन में क्या क्या चेंज होने चाहिए, हमारे जो देश का एविएशन सेक्टर है उसके अंदर एक चेंज आना चाहिए आज की नीड्स को लेकर। पुराने एक्ट के जरिए पहले क्या होता था, पहले जो चीजें लिख गई उन पे ही थोड़ी ना देखेंगे हम। ठीक है, तो हमारा एक तरीके से जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी प्रमोट करता है ये। ठीक है, पहले, इसके पहले ये जो एयरक्राफ्ट एक्ट है ना, इसको 21 से 22 बार अमेंड किया गया है, तो एक अच्छी चीज थी जो कि न्यूज में थी। अगला सवाल, भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधार का वर्ष घोषित किया है? ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, आपके एसएससी के एग्जाम्स हो या फिर रेलवे के एग्जाम्स हो, हर जगह पर ऐसी चीजें सुनने के लिए मिलती है ना। भाई अगर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री किसी साल को किसी प्रकार का एक टाइटल दे रही है, या फिर इस किसी भी साल को वो अपना एक नए ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाता है भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इसको कहा जा रहा है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ये भी याद रखिएगा। और किसको कहा जा रहा है? 2025 को कहा जा रहा है। इस सवाल को ना घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि 2025 को कौन सा ईयर इन्होंने घोषित किया है? तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि भाई हम अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस है उसका आधुनिकरण करेंगे, जो ज्वाइंट ऑपरेशंस होते हैं हम उस पर फोकस करेंगे, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को लेकर आएंगे, हमारी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीड किया, और जिससे कि इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो ऐसे रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। और करंट डिफेंस मिनिस्टर की बात मैंने आप लोगों से कर दी, राजनाथ सिंह जी हैं। तो अच्छा सवाल था ये भी। तो यार ये था आपका आज का डिस्कशन। और ज्यादा उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नजर नहीं आई है, बट जो भी इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज थी जिसको मेरे को आपके साथ साझा करना चाहिए था, मैंने अच्छे से उसको आपको डिलीवर करने की कोशिश करी। बाकी के ऐप पर क्विजेज वगैरह भी मैं दूंगा, मंथली जो करंट अफेयर आता है उसे भी दूंगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपकी कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग या फिर कंप्लीट जीके जीएस मेरे ऐप पर अवेलेबल है, एक्सेस कर सकते हैं आप। बाकी की और भी चीजें अवेलेबल है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, अगले दिन मिलूंगा आपसे। आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं इस वीडियो को आपको देने में।
और बाकी कल से कोशिश करेंगे थोड़ा टाइमली आपको डिस्कशन मिल जाए। तो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।